स्टॉक्स हेल्पलाइन में हमारे साथ आज एक खास मेहमान जुड़े हैं। हमारे साथ मारुति सुजुकी के चेयरमैन श्री आर.सी. भार्गव जुड़े हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मॉर्निंग टू यू। शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। और सर, मुझे बहुत खुशी है, इसी हफ्ते हमने जो जी बिजनेस है उसके रंग और रूप को बदला है, लेकिन सिर्फ कॉस्मेटिक चेंज नहीं है, हम इस देश में निवेश की परिभाषा को भी बदल रहे हैं। जो बिजनेस चैनल्स का, बिजनेस कवर करने का जो नज़रिया है उसे भी बदलने की हमारी कोशिश है कहीं ना कहीं। और आप तो हमेशा से हमारे साथ रही हैं, तो सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया इसके लिए आपका। और एक बदलती इकोनॉमी के साथ साथ सोच बदलना भी ज़रूरी होता है, आपको क्या लगता है? आजकल बहुत सी बदलियां हो रही हैं हर एक चीज़ में, और ये रिफॉर्म का प्रोसेस जो है ये अब ज़ोर पकड़ रहा है। और मेरे ख्याल से इसके साथ हम सबको अपनी आदतें, अपने काम करने का तरीका, अपने सोचने का तरीका, ये सब जल्द से जल्द बदलना पड़ेगा, नहीं तो हम आउट ऑफ सिंक हो जाएंगे ज़माने से। Mr. Bhargav, this is Vivek Law here. Nice talking to you. आपने सरकार की वो थी डीमोनेटाइजेशन, नोटबंदी के डिजिटल की तरफ चलिए और ये जो ब्लैक इकोनॉमी है, कैश इकोनॉमी है, इससे दूर निकलिए। अब कुछ आंकड़े भी आए हैं, लेकिन सरकार का भी ये मानना है कि जस्ट बिकॉज पैसा वापस लौटा है डजंट मीन कि वो ब्लैक से वाइट हो गया है। डीमोनेटाइजेशन और उसके बाद जीएसटी तो मैं आपसे ही सुन रहा हूं, पिछले 10 साल से भी ज़्यादा से आप इसकी वकालत कर रहे हैं कि ये बहुत ज़रूरी है इस देश के लिए। तो बड़े जो रिफॉर्म्स हुए हैं हाल के साल के अंदर, इस पर आपकी क्या राय है कि क्या ठीक से प्रोग्रेस हुए हैं, सक्सेसफुल हुए हैं? मेरी तो ये राय है कि बहुत सी चीज़ें जो बहुत पहले हो जानी चाहिए थी, अब ये सरकार कर रही है। और इतने सालों तक जो हमारे सोसाइटी में एक नॉन कंप्लायंस की आदत सबको पड़ गई थी कि टैक्स भी नहीं दीजिए, टैक्स लॉ से कंप्लाई नहीं करिए, बाकी कानूनों को जहाँ तक मुमकिन हो बहुत से लोग उल्लंघन करना समझते थे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अब ये जो सारे कदम आपने गिनाए, डीमोनेटाइजेशन से लेके अब जीएसटी तक, ये सारे कदम जो उठाए गए हैं, एक तो ये सोसाइटी को मैं समझता हूँ अगले साल 2 साल में बहुत हद तक कंप्लायंट बना देगी। लोगों को अब कम से कम टैक्स लॉज का उल्लंघन करना आसान नहीं होगा, और जो रवैया बन रहा है उसमें टैक्स अपने सही तरीके से देना एक किस्म से अनिवार्य हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ इससे बहुत बड़ी सोसाइटी में चेंजेस आएंगे, बिजनेस करने के तरीक़ों में फ़र्क आएगा, और इंडस्ट्री का ग्रोथ इससे एकदम से रफ्तार 2 साल के अंदर, 2 साल में समझिए रफ्तार पकड़ेगा। बिल्कुल। इनफैक्ट सर, आपसे तो जब कभी बात हुई है आप अक्सर रिफॉर्म्स के हिमायती रहे हैं। कल जो आरबीआई की एनुअल रिपोर्ट आई ना, उसके बाद भी हमने देखा 2 तरह के वॉइसेस आ रहे थे। तो एक जो पक्ष था वो ये था कि इतने सारे पैसे जो कि शायद कभी फॉर्मल इकोनॉमी का हिस्सा नहीं थे, टुडे इट्स पार्ट ऑफ द फॉर्मल इकोनॉमी, इट्स पार्ट ऑफ द बैंकिंग सिस्टम, उसका ऑडिट ट्रेल है। जो लोग शायद टैक्स के दायरे में नहीं थे वो आएंगे इसके चलते टैक्स के दायरे में। सो दैट्स वन व्यू। द अदर व्यू इज हमने इतना बड़ा इकोनॉमिक स्टेप लिया, डीमोनेटाइजेशन किया इतने बड़े स्केल पर, लेकिन अल्टीमेटली उससे अचीव क्या हुआ? लोग ब्लैक का पैसा वाइट करने में भी सफल रहे, और इसीलिए ये वापस आ गया बैंकिंग सिस्टम में। आपका नजरिया क्या है, आपका तजुर्बा क्या कहता है? इन आंकड़ों को कैसे देखना चाहिए? देखिए, डीमोनेटाइजेशन के सिर्फ एक नज़रिया से नहीं देखना चाहिए, ना कि इसको पॉलिटिकल नज़र से देखना चाहिए, क्योंकि कई लोगों की जो राय आती हैं वो अपने पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से थोड़ा बहुत उसमें पॉलिटिकल रंग आ जाता है। तो डीमोनेटाइजेशन से एक तो जैसे देखा गया है, टैक्स पेयर का नंबर करीब 25% बढ़ गया है, और टैक्स कलेक्शन भी बढ़ गया है। तो ये चीज़ इस वजह से हुई है कि बहुत सारा पैसा जो कि टैक्स लॉस के अंदर नहीं आता था, क्योंकि अब वो बैंकिंग चैनल्स में आ गया है,
तो लोगों को उस पर टैक्स देना एक किस्म से मजबूरी हो गई है, और इसलिए टैक्स के रिटर्न्स ज़्यादा लोग भरने लगे हैं और टैक्स ज़्यादा देने लगे हैं। तो एक तो ये फ़ायदा हुआ है कि जो ब्लैक मनी था सिस्टम में, उसका बहुत हिस्सा रेगुलर बैंकिंग चैनल्स में आ गया है, जो कि इटसेल्फ इज़ अ बिग गेन। दूसरी चीज़ यह है कि इससे एक साइकोलॉजिकल मैसेज लोगों को हो गया है कि सरकार जो है वो ब्लैक मनी को रोकने के लिए, कम करने के लिए, उसका यूज़ एकदम से श्रिंक करने के लिए बहुत सीरियस है और सब किस्म के कदम उठा सकती है। तो उसका एक साइकोलॉजिकल असर भी पड़ेगा आगे कि लोग जो सैकड़ों करोड़ों रुपए इकट्ठा करके और रखते थे, वो अब सोचेंगे कि अगर फिर से कभी ऐसी चीज़ आ गई तो फिर हमें मुसीबत आ जाएगी। तो एक किस्म का डिटरेंट सा भी हो गया है कुछ समय तक के लिए कम से कम, कि इस किस्म का जो पहले ब्लैक मनी इकट्ठा करने का तरीका था वो नहीं करेंगे। और अगर आप पूरा प्रोसेस देखें, डिमोनेटाइजेशन का, डिजिटलाइजेशन का, आधार से सब चीज़ों का लिंक करने का, ताकि बेनामी बहुत से बेनामी कार्य कम हो जाएं, बैंक अकाउंट्स कम हो जाएं, और फिर जीएसटी का, ये सब एक किस्म से एक इंटीग्रेटेड पैटर्न की तरह से देखना चाहिए कि इन सब को मिला के क्या असर होगा। और अगर इंडिविजुअली एक को देखेंगे तो शायद पूरी सही तरीके से समझ में नहीं आएगा कि ये गवर्नमेंट क्या कर रही है। मिस्टर भार्गव, दो सवाल आपसे पूछूंगा जीएसटी रिलेटेड। पहली बात कि 2 महीने अब हो गए जीएसटी को, और आपकी जो कंपनी है उसका एक इतना वाइड नेटवर्क है, हर एक डिफरेंट लेवल पर आपके इंटरेक्शंस होते हैं, चाहे वो डीलर्स हों, ट्रांसपोर्टर्स हों। क्या आप मानेंगे कि स्मूथ रहा है और जो परेशानियां थी इनिशियल या जो फियर्स थे इनिशियल, अब वो सॉर्ट आउट हो गए हैं? और दूसरा सवाल कि अभी जिस तरह से आपके सेक्टर से जुड़ा है, ये जो लग्जरी कार्स और एसयूवीज पर जो टैक्स बढ़ाने की जो डिसीजन है सरकार की, और इससे अगर आगे भी चलें तो जब से ये जीएसटी लागू हुआ है काफ़ी फ्रीक्वेंट चेंजेस हो रहे हैं, काउंसिल मिलते जा रहा है और चेंजेस करते जा रहे हैं। एक नज़रिया ये है कि जहां जहां दिक्कत आई है या पता चला है सरकार को कि ये सही नहीं है तो क्या हर्ज है अगर चेंज कर दिया इमीडिएटली, और दूसरा नज़रिया ये है कि एक कंसिस्टेंसी लाइए और इतनी जल्दी चेंजेस मत लाइए। तो ये दोनों सवाल पर आप क्या जवाब देंगे? देखिए, जीएसटी तो बहुत डिलेड चीज़ है, बहुत पहले आ जानी चाहिए थी। और आप जिस वक्त भी जीएसटी लाते तो मैं समझता हूँ कि एक तबका ऐसा ज़रूर होता जो हर एक वक्त यही कहता कि ये बहुत जल्दी में आ रही है, इसको डिले करिए, थोड़ा समय और दीजिए, हमें समय कम मिला है। ये चीज़ तो हर वक्त कभी भी आप करेंगे, कोई भी डेट लगेंगे, तब भी यही लोगों का, एक तबके का यही व्यू पॉइंट रहेगा कि आप चीज़ जल्दी कर रहे हैं। जहाँ तक अब हमारे कंपनी में हमने देखा है कि जीएसटी आने से सेल्स में फ़ायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। और जो सारा हमारा वेंडर्स हैं, डीलर्स हैं, उनको जीएसटी कंप्लायंट होने में कोई विशेष कठिनाई नहीं आई है और उनका बिजनेस सब बिल्कुल सही तरीके से चल रहा है। और जो भी उनको सेल्स करनी है, कैपेक्स का इन्वेस्टमेंट करना है, चीज़ें ख़रीदनी हैं, वो सारे काम बिल्कुल सही तरीके से चल रहे हैं। जहाँ तक ये सेस का सवाल है, तो मेरा तो अंदाज़ा ये है कि गवर्नमेंट का सेस लाने का जो मकसद है वो ये है कि पहले जब जीएसटी लाए थे तो उसमें कुछ गाड़ियाँ ऐसी थीं, लग्जरी कार, एसयूवीज़, जिनमें काफ़ी प्राइसेस में गिरावट आ गई थी, क्योंकि उस वक्त शायद ठीक से कैलकुलेट नहीं किया था कि जीएसटी रेट से उन गाड़ियों पर क्या असर होगा। और ये अब जो सेस ला रहे हैं तो शायद जो पहले स्टेटस एंटी था उसको रिस्टोर करने के लिए ला रहे हैं। मैं नहीं समझता इसका इरादा ये है कि उन गाड़ियों को, एसयूवीज़ को, लग्जरी कार्स को पहले से ज़्यादा टैक्स करने का कोई इरादा होगा। बिल्कुल। ओवरऑल सर, इस समय
आपको क्या लग रहा है, जिस तरह की स्थिति, हमने आरबीआई का एक रेट कट भी देखा, जीएसटी के बाद जो स्ट्रक्चरल बदलाव होना था वो भी देखा, अभी सेस की भी हमने बात की, खैर उसका बहुत बड़े तबके पर कोई हो सकता है मेजर इम्पैक्ट ना भी पड़े, लेकिन ये जो कंजम्पशन की थीम है, बिकॉज नाउ वी हैव गॉट इनटू फेस्टिव सीजन, आपको लगता है कि ये पिकअप होगा यहाँ से? जो ऑटो सेल्स नंबर्स हैं उसमें आपको सुधार की उम्मीद है? खुद मारुति पर आपका आउटलुक क्या है, मे बी इन नेक्स्ट 1 or 2 क्वार्टर्स? देखिए, मारुति पे तो जीएसटी का कोई ख़राब असर नहीं पड़ा। हमारी तो सेल्स काफ़ी तेज़ी रफ्तार से बढ़ रही है, तो हमें तो इससे किसी किस्म की शिकायत होने का सवाल ही नहीं है। जहाँ तक ओवरऑल कंजम्पशन का है, अब जब आंकड़े आएंगे तो देखेंगे क्या फ़र्क हुआ है, मगर अगर कुछ सेटबैक है भी तो मैं समझता हूँ ये एक टेम्परेरी सेटबैक है, और ये टेम्परेरी सेटबैक एक किस्म से हमें इस तरह से एक्सेप्ट करना चाहिए कि लॉन्गर टर्म में तो मेरे ख्याल से यूनैनिमिटी इस चीज़ पर है कि जीएसटी फ़ायदेमंद चीज़ है, और लॉन्गर टर्म में जीएसटी से पूरी इकॉनमी में और हर एक सेक्शन इकॉनमी के उससे फ़ायदा उठाएगी, और जीएसटी को तो इम्प्लीमेंट सही तौर से करना ही करना चाहिए। जी सर, आपको लगता है कि जो ब्याज की दरें हैं उसमें और कटौती की गुंजाइश है या फिर होने चाहिए फिलहाल? देखिए, अगर ये टैक्स कलेक्शंस जो हैं ये बजट से बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, और मुझको तो पूरा विश्वास इस चीज़ का है कि आप अगले साल 2 साल में देखेंगे कि चाहे सेंट्रल जीएसटी है चाहे स्टेट्स का जीएसटी है, एक्चुअल कलेक्शंस जो होंगे वो पहले टैक्स कलेक्शन के मुकाबले में बहुत काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे, क्योंकि जो पहले नॉन कंप्लायंस थी, इवेजन था, वो बहुत काफ़ी मात्रा में था, और जीएसटी में वो बहुत कम इवेजन कर पाएंगे और बहुत काफ़ी बढ़ जाएगा। अगर वास्तव में यही होता है तो मैं समझता हूँ कि जीएसटी के जो रेट्स हैं वो साल 2 साल में कम हो पाएंगे, और हर एक कंज्यूमर को उससे एक किस्म की राहत मिलेगी। मिस्टर भार्गव, क्या आप मानते हैं कि जैसे जो पूरे इंडस्ट्री लेवल की बात कर रहा हूं, जैसे अर्निंग्स पर, कैपेक्स रिवाइवल पर काफ़ी अभी भी चिंता है, कुछ ज़्यादा ना अर्निंग्स रिवाइव हो रही हैं, ना कैपेक्स साइकिल प्राइवेट सेक्टर का कम से कम रिवाइव हो रहा है, क्या आप मानते हैं कि ये एक कंसर्न का विषय है? और कब तक आपकी उम्मीद है कि ये जो ओवरऑल अर्निंग्स है या बिजनेस परफॉर्मेंस है ये अब वापस रिवाइव हो जाएगा? मुझे आपकी इस बात बिल्कुल सही आवाज़ नहीं आ रही है अभी, बट अगर आपका ये कहना है कि बिजनेस पे इस वक्त कोई डाउन टर्न है, तो वो मैंने जैसे अभी कहा टेम्परेरी डाउन टर्न होगा, और 2-4 महीने के अंदर अंदर सब चीज़ें सेटल डाउन हो जाएंगी, और पहले के ग्रोथ रेट से हमारा ग्रोथ रेट बढ़ना शुरू हो जाएगा। सर, एक जो समस्या है, पिछली बार इनफैक्ट जब हमारी श्री अरुण जेटली जी से बात हुई थी तब उन्होंने भी इसका जिक्र किया था कि इंडस्ट्री की तरफ से केपेक्स अभी भी नहीं हो रहा है, और इसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो देखने को मिल रहा है एम्प्लॉयमेंट पर। तो ये समस्या तो है और वाकई गंभीर है, रोजगार की समस्या। और दूसरा है प्राइवेट केपेक्स, इस पर आपका व्यू क्या है? इसे, इस साइकिल को रिवाइव होने में कितना समय और लग सकता है, या फिर और कितना इंतजार करना पड़ेगा देश को? देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो बेरोजगारी की समस्या है ये हमारी सबसे बड़ी समस्या है, और इस मुल्क में जिस किस्म की हमारी आबादी है उसमें बेरोजगारी को कम करने का सिर्फ एक ही तरीका है, वो ये है कि मैन्युफैक्चरिंग को तेज़ी से बढ़ाया जाए। जब मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगा तो मैन्युफैक्चरिंग में सिर्फ नौकरियां नहीं ज़्यादा बढ़ेंगी, क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग को अगर सक्सेसफुल होना है, उसका ग्रोथ तेज़ रफ्तार से होना है, तो बहुत ज़रूरी है कि हम जो प्रोडक्ट्स यहाँ बनाते हैं वो एकदम टोटली ग्लोबली कॉम्पिटिटिव हों।
अगर ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो उनकी बिक्री कम होगी और फिर जो हम फ़ायदे सोचते हैं नहीं हो पाएंगे। तो ग्लोबली कॉम्पिटिटिव प्रोडक्शन होने के लिए ये मुश्किल है कि आप हर एक चीज़ को लेबर इंटेंसिव तरीके से बनाएं, क्योंकि अल्टीमेट प्रोडक्ट की कॉस्ट और क्वालिटी ही डिटरमिन करती है कि आपकी कॉम्पिटिटिवनेस क्या है। और कॉस्ट और क्वालिटी जो ग्लोबल लेवल पे होनी है उसको अचीव करने के लिए आपको क्या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस अडॉप्ट करना है, क्या मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम अडॉप्ट करना है, क्या टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी है, किस किस्म के आपने एम्प्लॉय करने हैं, वो इंडस्ट्री ही बेहतर समझ पाएगी, ताकि क्योंकि उसको कॉम्पिटिटिव होना है। मगर अगर इंडस्ट्री कॉम्पिटिटिव होती है और बिक्री फिर उससे बढ़ेगी तो डाउनस्ट्रीम हर एक एरिया में, सर्विसेज एरिया में और काफ़ी नौकरियां बढ़ने लगेंगी। तो जो जॉब क्रिएशन का मसला है वो सिर्फ इंडस्ट्री के एम्प्लॉयमेंट से नहीं देखना चाहिए, वो टोटल इकॉनमी में इम्पैक्ट क्या होगा मैन्युफैक्चरिंग का उसको समझना चाहिए। और उस इम्पैक्ट होने से कॉम्पिटिटिव मैन्युफैक्चरिंग और रैपिड मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ से क्या इम्पैक्ट होगा इकॉनमी में, सोशल सर्विसेज सेक्टर में, बाकी सर्विसेज सेक्टर में, रिटेल में, मेंटेनेंस में, ट्रांसपोर्ट में, शिपिंग में, इंश्योरेंस में, फाइनेंस में, वो सब देखना चाहिए। क्योंकि जितनी बिक्री होगी उतने ज़्यादा ये सब चीज़ें बढ़ेंगी और जॉब्स बढ़ेंगे। तो एक इंटीग्रेटेड व्यू ऑफ एम्प्लॉयमेंट लेना चाहिए और उसका ओरिजिन जो होता है, जो ड्राइविंग फोर्स होती है, वो मैन्युफैक्चरिंग है। एक आखिरी सवाल आपके लिए मिस्टर भार्गव के, अगर मारुति सुजुकी की बात करें तो अगर अगले 1 साल या 2 साल का नज़रिया ले तो किस तरह का ग्रोथ, किस तरह के इन्वेस्टमेंट प्लान्स, क्या विजन है आपका? देखिए, जहाँ तक मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन में ग्रोथ होना है वो तो अब आगे चल के अगले 2, 4, 5 साल तक गुजरात में होगा, वो सुजुकी करेगी इन्वेस्टमेंट। हमारा जो इन्वेस्टमेंट है मारुति का वो लार्जली R&D में होगा और अपना जो सेल्स एंड सर्विस का नेटवर्क है उसको बढ़ाने में, उसको और बेहतर बनाने में इन्वेस्टमेंट होगा। बट ओवरऑल हमारा अंदाज़ा ये है कि हमारी जो सेल्स हैं वो कम से कम डबल डिजिट्स में ग्रोथ होती रहेंगी, 10% और 15% के बीच में सेल्स ग्रोथ होंगी। प्रोडक्शन उसी हिसाब से सुजुकी गुजरात में बढ़ाएगी और हमारा जो सारा सेल्स और सर्विस का ऑर्गेनाइजेशन है वो हम, जैसे आपने भी हाल में देखा, पूरा एक प्रोग्राम अनाउंस किया गया है सेल्स चैनल को अपग्रेड करने का, वो एरिना करके अब उसका नाम रखेंगे। वो सब इन्वेस्टमेंट वगैरह चलते रहेंगे तेज़ी से, ताकि कस्टमर्स को नई टेक्नोलॉजी का, नए तरीके काम करने का, माल बेचने का, सर्विस करने का, उसका पूरा फ़ायदा मिल पाए। बिल्कुल। चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस बातचीत में शामिल होने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। आगे भी आपसे बात होती रहेगी।